नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। बहुत माज़रत चाहता हूँ, प्रोग्राम लेट शुरू कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्थ सर्कुलर ट्रैफिक का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं आज 15 फरवरी 2016 को। सबसे पहले जो आज की अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, इस हफ्ते मैनचेस्टर का जो नॉर्मल हमारे शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम है वो इस हफ्ते मैं नहीं करूँगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी और उससे नेक्स्ट वीक में मैनचेस्टर में मुलाकात होगी। मैं माज़रत चाहता हूँ जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स बुक की थी, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम आ गए कि मैं मैनचेस्टर नहीं आ सकूंगा इस हफ्ते। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कल और परसों अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं मेरे साथ अपने स्काइप के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर। और अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते में मैनचेस्टर में मुलाकात होगी। अब सीधे अपने फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। आज मैं कोई अपडेट्स वगैरह कोई और चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज पहले ही प्रोग्राम में बहुत देर हो चुकी है। सीधा पहली कॉल की तरफ चलते हैं। जी हेलो। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम आपको भी। जी हेलो सर जी, मैं हरजिंदर सिंह बोल रहा हूँ। जनाब ऐसे है कि मेरा भाई आरिफ सिद्दीकी ने मेरे को उसने स्पॉन्सर किया था, अप्लाई केस किया था यहाँ जी। हाँ। हमारा केस रिफ्यूज हो गया था, राइट वो अपील के ऊपर गया हुआ सर। अच्छा सर वो कितना, अब उन्होंने वो ऐसा है कि ब्रदर मेरे को 2002 से स्पॉन्सर कर रहा, 2002 से लेकर 2010 तक इंडिया था, 2011 से लेके अब 14 तक मैं इंग्लैंड आया हूँ और मैं स्टडी वीजे पे हूँ। 2010 से लेकर 2014 तक मेरे भाई ने मेरी स्टिल सारी फीसें भरी उसने यूनिवर्सिटी की। और भाई आपका रहता कहाँ पर अब? यहाँ पर है क्या? यहाँ मेरे पास इंग्लैंड में रह रहा है 1 साल से। अच्छा 1 साल से। सर जब आप आए थे यहाँ पे कब आए थे? मैं 2011 में आया। 2011। जब आप 2011 में आए तो भाई आपका कहाँ रहता था उस वक्त? आयरलैंड में रहता था। ओके अच्छा, फिर अब आपने केस अप्लाई किया हुआ, केस रिफ्यूज हो गया और अब अपील में गया हुआ। अब आपका सवाल क्या है? हाँ, हम सर ये कि इसमें कितना टाइम लग सकता है, और नंबर 2 को मेरे को उन्होंने राइट ऑफ वर्क नहीं दिया था जब मैंने केस अप्लाई किया था। हाँ ओके। हाँ जी। आगे टाइम सर कितना लग सकता है? इस केस के अंदर कुछ चांस बनते हैं कि नहीं बनते सर? चलें मैं बताता हूँ जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए है कि बहुत सारे लोग आजकल इस चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि जी यूरोपियन नेशनल अगर कोई आपका रिलेटिव होता है और आप उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं तो क्या यहाँ पे आप केस डाला जा सकता है कि नहीं। खासतौर पे बहुत सारे लोगों को मशवरा ये दिया जाता है कि जी आप कोई बस रिश्तेदार ढूंढ लें कोई यूरोपियन तो आपका काम हो जाएगा। बात इतनी आसान नहीं है। अभी जिस तरह आपने बताया कि आप यूके आए 2011 में, तब से भाई आपको लुक आफ्टर कर रहा है, फाइनेंशियली स्पॉन्सर भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन जो चीज़ आपने उसमें इंपॉर्टेंट देखनी है वो ये कि जब आप यूके आए 2011 में, एक तो ये कि आपको ये प्रूव करना है कि उस यूके आने से पहले आपका भाई आपको स्पॉन्सर करके और आपको सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली, आप उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। नंबर 2, आपने ये प्रूव करना है कि जब आप यूके आए उस वक्त आपका भाई ऑलरेडी यूके में था, ऑलरेडी यहाँ पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा था और यहाँ पर आने के बाद आप कंटिन्यूअसली उसके साथ ही रह रहे हैं और अभी भी उसकी छत के नीचे और उसके डिपेंडेंट के तौर पे रह रहे हैं। अब आपके केस में ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, सो मुझे लगता है कि आपके केस की जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसमें भी उन्होंने ये पॉइंट लिखा होगा कि जब आप यहाँ पर आए हैं उस वक्त आपने कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखाई और अभी भी आप जब उसके साथ रह रहे हैं तो शायद आपने डिपेंडेंसी ना दिखाई हो, क्योंकि जो रूल्स की रिक्वायरमेंट है वो ये कि जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो उस वक्त आपका भाई ऑलरेडी ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा था और यहाँ पर रहते हुए उसने आपको स्पॉन्सर किया और यहाँ पर रखा अपने साथ। अब ये आपकी केस की वीकनेस बनती है। आप जो पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, टाइम के अंदर जी जब आप अपील में जाते हैं तो आजकल जो सबसे बड़ी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कोर्ट्स में शॉर्टेज है जजेस की। जजेस को जो भी बजट्स दिए जाते हैं, जो कोर्ट्स को बजट्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो अब इतने छोटे बजट्स हैं कि उसके अंदर वो ज़्यादा जजेस को ले नहीं सक रहे। अब वो जब जजेस को ज़्यादा लेते नहीं हैं तो क्या होता है, महीना शुरू होता है और एक कोटा होता है, उस कोटा की अपील्स वो वहाँ पे सेट कर देते हैं। अब अपील्स जैसे जैसे आपकी आती जाती है वो एक लाइन में एक क्यू सिस्टम के अंदर लगती जा रही हैं। अब जब आपका 1 महीने का कोटा खत्म हो जाता है तो आपको इंतजार करना पड़ता है कि जब अगला महीना शुरू होगा, नया कोटा एलोकेट होगा, तब आपके केस को वहां पे डेट मिलेगी। अब अगर ये सब कुछ चल रहा है तो उसमें कई महीनों का आपके डिले चल रहा है। जहां पे आमतौर पे हम अपील करते थे और हमें अगले 2-3 हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अपील मिल जाती थी, अपील की डेट मिल जाती थी, अब यहाँ पे साल से ऊपर हो गया है और लोगों को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है अपील हियरिंग डेट्स का। आपको मैं यही कहूँगा कि आपको भी इसीलिए शायद
डिले हो रही है और आपको अभी तक अपील की हेयरिंग डेट नहीं आई है। आपकी केस की एक जो आपने अभी जो बात बताई उसके अंदर एक तो वीकनेस ये मुझे नज़र आ रही है कि जब आप यहाँ पर आए तो आप भाई के साथ शुरू से आते ही नहीं रहे और आने से फ़ौरन पहले आपके भाई ने यूके में अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करते हुए आपको वहाँ पे स्पॉन्सर नहीं किया। सो ये जो पोस्ट अराइवल और प्री अराइवल डिपेंडेंसी है वहाँ पे शायद आपका केस मार खाता है। सो इस चीज़ को आपको ज़रा देखना है और फिर सोचना है कि क्या इसके अंदर आपके केस को इस तरह से चलाने का वर्थ करेगा आपको अपील पे जानना कि नहीं करेगा। सो आपको तो मैं यही कहूँगा कि अपने केस को ज़रा दोबारा एक रिव्यू करें, अपने वकील के साथ दोबारा मशवरा करें और रूल्स को देखें जो इसके अंदर यूरोपियन रेगुलेशंस हैं, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है। बहुत सारे लोग, बेतहाशा लोग इस गलती में मारे जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि जी वो यहाँ पर आए हुए, उनको आए हुए 10 साल हो गए, यहाँ पे 8 साल हो गए, उनको 5 साल हो गए और अब उनको कोई रिश्तेदार ऐसा मिल जाता है कि वो कहते हैं कि हो ये मेरा मामू है या मेरा भतीजा है जो यूरोपियन नेशनल कहीं से बन जाता है या बन गया हुआ है और वो मुझे स्पॉन्सर करे तो मेरा काम हो जाएगा, और आप फटाफट उसके अंदर एप्लीकेशन डालने लग जाते हैं। अब वही बात है, हम लोगों को जो एक चीज़ मिल जाती है, जो कामयाब हो जाती है, हर कोई उसी कोने में घुस के उसको मारना शुरू कर देता है कि मैं भी यही चीज़ करूँगा। ऐसी बात नहीं होती, हर चीज़ हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके केस में कितनी जान बनेगी। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपकी कुछ वीकनेस ज़रूर आएगी। वकील से मशवरा कीजिएगा, अपना मुझसे मिलना हो तो ऑफकोर्स मुझसे मशवरा कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी जनाब, हाँ जी। मुझे आपसे पूछना है जनाब कि मैं 13 साल पहले इस मुल्क में आया था। 2012 में मैंने अपनी टीयर 1 वीजा एक्सटेंशन के लिए डाली थी ये फाइल, लेकिन डालने से पहले मुझे अरेस्ट कर दिया था और मुझ पे चार्ज लगा दिया था। वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें लिख दी थी कि भाई मैं चार्ज हो चुका हूँ, ये हुआ हूँ, और मेरी वाइफ और मेरा बेटा डिपेंडेंट था उस टाइम पे। मैंने 3 भरी हुई थी और फिर मेरा ट्रायल हुआ 2014 में। उससे पहले मेरी वाइफ का 10 साल फिनिश हो गया, तो उसने वेरी करके एप्लीकेशन डाली और उसका इंडेफिनेट हो गया, और मेरे बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट और मेरी वाइफ का भी ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया। ठीक है। लेकिन फिर मैं ट्रायल में गिल्टी हुआ तो उन्होंने मुझे सेंटेंस दी, तो मैं करीबन 6 महीने तक मुझे प्रिजन में दिया, लेकिन सेंटेंस ज्यादा थी मेरी, 12 महीने से ऊपर थी। तो उन्होंने मुझे डीओबी डाल दिया। वो फाइल का मुझे जवाब नहीं दिया। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि वो फाइल का उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो मैं फीस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? फीस रिफंड के लिए? अच्छा, फीस मैं रिफंड कर सकता, मांग सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे डिपोर्टेशन ऑर्डर दिया हुआ है जी। लेकिन टीयर 1 एक्सटेंशन की कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना कि उन्होंने मुझे कोई बायोमेट्रिक्स दिया या कुछ दिया। तो वो मैं 3000 पाउंड फीस के लिए रिफंड कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन वो है मेरा। और दूसरा क्वेश्चन है कि उन्होंने मुझे दिसंबर 2014 में डिपोर्टेशन ऑर्डर दिया हुआ था, और क्योंकि मेरा एक केस और अभी मैं अपील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इनोसेंट था और मुझे मेजोरिटी वर्डिक्ट में उन्होंने गिल्टी किया हुआ है, तो मैं अपील कर रहा हूँ। तो अपील का केस और दूसरा एक मेरा कॉन्फिस्केशन केस पेंडिंग है। तो उन्होंने जो डिपोर्टेशन मुझे ऑर्डर दिया है वो प्री मैच्योर है। मेरे वकील, मेरे बैरिस्टर ने उनको लिखा हुआ है, और उन्होंने मुझे अक्टूबर 2015 में बोला था कि भाई वो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर 2015 के बाद उनका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि मुझे आगे कुछ करना है? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है तो मैं भी जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता हूँ। अगर उन्होंने, मेरा वकील बोल रहा है, बैरिस्टर बोल रहा है कि क्योंकि उन्होंने बुला हुआ है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि भाई प्री मैच्योर डिपोर्टेशन ऑर्डर है तो विड्रॉ कर दे मुझ पे से जी। तो वो मुझे भी रिस्पांस नहीं देते और मैं जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं जा सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्योंकि उन्होंने मुझे प्री मैच्योर, हम लोगों ने डाली हुई एप्लीकेशन, तो उन्होंने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा वर्क, सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया है। तो उसके हवाले से मैं कुछ कर सकता हूँ? ओके। काफ़ी डिटेल सवाल आपका। ये आपका सवाल कम से कम भी आधे पौने घंटे की कंसल्टेशन का सवाल है जो आपने मुझे यहाँ पे एकदम से मार दिया। अब मैं चलें, कोशिश करता हूँ, मैं भागता नहीं होता सवालों से। चलें, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे 13 साल हो गए हैं। 2012 में आप टीयर 1 एक्सटेंशन डाल के बैठे हुए, जिसका आपको अभी तक जवाब नहीं आया, और आपको ये है कि मैं क्या वो उसका, क्योंकि उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया और मुझे उल्टा डिपोर्टेशन ऑर्डर दे दिया है, तो क्या मैं वो फीस रिफंड करवा सकता हूँ? नंबर 1, आपकी वाइफ ने और बच्चों ने
बच्चे ने जब अपने लिए अप्लाई कर दिया था और उनको जब इंडेफिनिट लीव मिल गई, तो ये आपको उसी वक्त वेरिएशन कर लेनी चाहिए थी कि आप अपनी फीस वहाँ पे यूज़ कर लेते, सो उसके अंदर आपको मसला नहीं होना था। लेकिन चले खैर, आपने वो चीज़ नहीं की। आप जो चीज़ कर सकते हैं वो सिर्फ यही है कि जब आपका फैसला होगा उस एप्लीकेशन का, तब आप उनसे फिर फीस की बात कर सकते हैं। बिकॉज आपका जो फैसला किया जाएगा, अगर उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हमने आपकी वाइफ और बच्चे को भी रिफ्यूज़ कर दिए, तो वो तो नहीं कर सकते, बिकॉज उनको तो ऑलरेडी स्टेटस मिल चुका हुआ है। सो उनकी फीस तो कम से कम रिफंड होनी चाहिए। आपकी फीस को अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो आपकी फीस रिफंड नहीं बनता। आप सिर्फ इसमें ये कर सकते हैं कि पहले तो आप फैसला कराने की कोशिश करें, जो कि आपके दूसरे सवाल के ऊपर भी आ जाता है कि आपने कहा कि उन्होंने मुझे प्रीमेच्योर डिपोर्टेशन दे दी है, और क्या मैं उसके ऊपर आगे इसको लेके जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता। जुडिशियल रिव्यू में आप इसलिए नहीं जा सकते कि क्योंकि आपका जो डिसीजन था उस डिसीजन को अब 3 महीने से ऊपर हो चुका होगा, तो इसलिए आप शायद जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस की हुई हैं, जो आपने बताया अक्टूबर 2015 में आपने की, उसके बाद से आपको कोई जवाब नहीं आया, बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने एमपी से रब्ता कीजिए। अपने एमपी के पास जाएं, जाके उसको सारी स्टोरी बताइए कि जी ये सारी कहानी है, इन्होंने मुझे प्रीमेच्योरली डिपोर्टेशन ऑर्डर भी दे दिया, जबकि अभी तक मेरे अपील राइट्स एग्जॉस्ट हुए हैं और मैं अपील में भी जा रहा हूँ, प्लस जो मेरे वो बच्चों की और वाइफ की बेस पे जो भी यहाँ पे स्टेटस बनता है, जो कुछ भी देखना चाहिए, जो टेस्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल है, उस टेस्ट को अभी तक अप्लाई करके देखा नहीं गया। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इतना टाइम हो गया है, वाइफ और बच्चा आपके साथ हैं, जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, उनकी लाइफ यहाँ पे सेटल्ड है, तभी उनको वो स्टेटस मिला है। सो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर मेरा ख्याल है आपका कोई ना कोई चांस शायद बन सकता है, लेकिन सबसे पहले कोई डिसीजन होना ज़रूरी है। सो जब तक डिसीजन नहीं होता कुछ आप कर नहीं सकते। इसलिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप जाइए अपने एमपी के पास, अपने एमपी को जाके एक तो होम ऑफिस को आप ऑब्वियसली लिखें, और दूसरा आप अपने एमपी से बात करें कि जी ये सारी मेरी सिचुएशन है। एमपी आपके लिए फैसला हक में नहीं करा सकता आपके, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एमपी जोर लगा सकता है कि अगर आपके केस के अंदर कोई इनऑर्डिनेट डिले हो रही है तो वो डिले मत हो और आपको कोई ना कोई जवाब मिले उसके ऊपर। इस चीज़ के लिए आप एमपी के पास ज़रूर जाइए। जब आपको जवाब मिलता है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 1, आपको ये पता चल जाता है कि क्या आपकी टियर 1 एक्सटेंशन एप्लीकेशन अभी तक उसके ऊपर क्या आपको जवाब दिया जा रहा है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि जब आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चली हैं, उन्होंने आपकी टियर 1 एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन थी उसको उन्होंने ऑन होल्ड रख दिया। अब आपका वो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उसको अनहोल्ड नहीं किया गया, यानी उसे कंटिन्यू नहीं किया गया। सो आपको ये करना चाहिए, नंबर 1 अपने एमपी के पास जाइए, नंबर 2 होम ऑफिस को लिखिए, कोशिश करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है उसका आपको जवाब आए। उसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपके बीवी और बच्चे की फीस वापस रिफंड हो सकती है कि नहीं, और उसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके केस में अब आगे क्या होना है। क्योंकि अगर आपको डिपोर्टेशन ऑर्डर वो अभी अपना रिवोक कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये है कि आप लायबल टू डिपोर्टेशन बनते हैं, लेकिन आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर इन प्लेस अभी नहीं है। उस सिलसिले में और उस सूरत में यू कैन स्टिल मेक, आप एक ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने वाइफ और बच्चे की बेस पे, क्योंकि टेक्निकली कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर आपके खिलाफ नहीं होगा। अगर वो चीज़ हो जाती है और आपकी वाइफ और बच्चे की बेस पे आप अपने ह्यूमन राइट्स का केस मनवा लेते हैं कि जी बच्चे के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, या आपकी वाइफ के साथ वापस जाके अपनी कंट्री में आपके हालात मुश्किल होंगे और आप वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते लाइफ को, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए अगर वो मान लेते हैं तो हो सकता है वो डिपोर्टेशन ऑर्डर सर्व ना करें, या अगर करें तो उसके खिलाफ आपके पास एक अपीलेबल पॉइंट बन जाए, या उसका जो टेस्ट अब डिपोर्टेशन वाला है उसके अंदर वो आपको जस्टिफाई ना कर सकें और अपना जो डिपोर्टेशन वाला जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ वाली बात है उसके ऊपर वो उसको रिवोक कर दें। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जी अभी के कोशिश करें अपने एमपी के थ्रू जाके होम ऑफिस को लिख के कि आप जल्द से जल्द ये क्लैरिफिकेशंस लें। 2 चीज़ें आपकी पेंडिंग हैं, नंबर 1 जो आपने रिप्रेजेंटेशंस की कि आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर प्रीमेच्योर है, एंड नंबर 2 जो आपकी टियर 1 की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। इन दोनों का आपका सवाल का जवाब जब निकलेगा, जब आपके डिसीजंस आएंगे, उसके बाद आप जाके आगे फैसला कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इस तरह के सवाल को टीवी पे मत लाइएगा, ये आपको पर्सनली वकील के साथ बैठ के सारा कुछ समझा के, सारे पेपर्स दिखा के, डिसीजंस दिखा के, रिफ्यूज़ल लेटर्स दिखा के, ग्राउंड्स ऑफ अपील दिखा के, ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस दिखा के, फिर जाके इन चीज़ों को डिस्कस करना है। जो कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया वो बिल्कुल एक सरसरी सी तौर पे बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ एक सरफेस के ऊपर खुरच रही है, क्योंकि डीप जाके आपके केस को मैंने अभी तक देखा नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो आपको बेस्ट मशवरा यही है जिससे मैंने बताया, अपने एमपी को जोर लगाइए, कोशिश कीजिए कि आपको जल्द से जल्द इसका जवाब मिले। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक जी। नाज़रीन, अब हमारी ब्रेक का टाइम हो रहा है। आज हम एक ही ब्रेक करेंगे, लेकिन फिर भी ब्रेक करनी ज़रूरी है। मिलते हैं थोड़ी सी देर में, फिर वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें।